गुड इवनिंग दोस्तों। आज कुछ मौखिक प्रश्न लाए हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ज़रूर देखें। चैनल पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये कक्षा 12 का होम साइंस से क्वेश्चन लिया गया है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। गृहिणी को पाक कला का ज्ञान होना चाहिए। क्या है? ये सब बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। गृहिणी को पाक कला का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर दिया गया है, बिना पाक कला का ज्ञान हुए गृहिणी सुगृहिणी नहीं कही जा सकती, क्योंकि भोजन बनाना ही गृहिणी की दक्षता है। गृहिणी को पाक कला का ज्ञान क्यों होना आवश्यक है? इसलिए कि गृहिणी क्या है, घर की सुगृहिणी क्या है, पाक कला का ज्ञान हुए गृहिणी सुगृहिणी नहीं कही जा सकती। सिर्फ पाक कला का ही ज्ञान होने से सुगृहिणी नहीं कही जा सकती, क्योंकि भोजन बनाने की गृहिणी को दक्षता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियों के बनाने की कौन सी विधियां हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियों के बनाने की कौन सी विधियां हैं? इसका उत्तर है, सूखी है, रसेदार, लटपटी तथा तली हुई। ये सब ऐसी विधियां हैं, जैसे कोई सूखा पसंद करता है, कोई रसेदार, कोई लटपटी, कोई तली हुई। तो ये सब का है, ये सब सब्जी बनाने की विधियों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग में समय व श्रम की बचत के लिए कौन कौन से यंत्र हैं? तो आधुनिक समय में जो है, गैस है, कुकर है, ग्राइंडर है, मिक्सी है, टोस्टर है, हीटर है आदि है। ये आधुनिक समय के यंत्र हैं। इससे क्या होता है, समय और श्रम दोनों की बचत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर से क्या लाभ है? जब हम प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं तो उससे मुझे क्या लाभ होता है, देखते हैं आंसर। प्रेशर कुकर में खाना बनाने से खाना जल्दी बनता है और भोजन पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। जो हमारे भोजन में पौष्टिक तत्व होते हैं वो नष्ट नहीं होते हैं और हमारा खाना दाब की वजह से जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर के प्रयोग में क्या सावधानियां रखनी चाहिए? इसका उत्तर है, तरकारी व सब्जी में पानी की आवश्यक मात्रा रखनी चाहिए। पानी कम होने से खाना नहीं पकेगा। सेकंड है, बंद करते समय सावधानी से बंद करना चाहिए। पदार्थ बन जाने पर प्रेशर कुकर नीचे उतार कर रख दीजिए। जब वह पूर्ण रूप से ठंडा हो जाए तब उसको खोलिए। कार्य समाप्त होने पर रबड़ निकाल कर साफ कर लेना चाहिए। प्रेशर कुकर बीमार से साफ कर देना चाहिए। इसमें क्या कहा गया है कि जब कुकर चढ़ाते हैं या तो जब हम कुकर में खाना बनाते हैं तो ये सब सावधानियां रखनी चाहिए। तरकारी व जो सब्जी है उसकी मात्रा, पानी की आवश्यक मात्रा रखनी चाहिए। जैसे ना तो ज़्यादा ही हो, ना ज़्यादा कम हो, ना उससे ज़्यादा हो। पानी कम होने से भी खाना नहीं पक पाएगा। पानी भी क्वांटिटी कम है तो भी खाना नहीं पक पाएगा। और बंद करते समय जब कुकर का जो ढक्कन बंद किया जाता है तो उसमें विशेष ध्यान दिया जाता है कि कुकर का जो सीटी है वो साफ़ है कि नहीं, रबड़ सही ढंग से लगा है कि नहीं। तो ये सब हमारी सावधानियां हैं। और जब खाना पक जाता है तो कुकर के नीचे उतार देना चाहिए। और जब पूर्ण रूप से जब उसमें से भाप निकल जाता है, वो ठंडा हो जाता है, तब खोलना चाहिए। और खाना बनाकर जब उसको अच्छी तरह से उसके रबड़ को साफ़ कर देना चाहिए। और जो प्रेशर कुकर है उससे क्या कहते हैं, विम बार से साफ़ करना चाहिए अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरकारियों में कौन कौन सी पोषक तत्व पाए जाते हैं? जो हम तरकारियाँ बनाते हैं या सब्जी बनाते हैं उसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? इसका उत्तर देखते हैं। खनिज लवण, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, लोहा, गंधक, तांबा, सोडियम क्लोराइड, विटामिन्स। अगर हम जो भी सब्जी बनाते तो ये सब नॉर्मली पोषक तत्व थोड़ी मात्रा में, कुछ ज़्यादा मात्रा में पाए
जरूर जाते हैं। जैसे खनिज लवण हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, आयोडीन, लोहा, गंधक, तांबा, सोडियम, क्लोराइड, विटामिन, ये सब हमारे सब्जियों में पोषक तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज लवण प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी तरकारियों का सेवन करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को खनिज लवण की कमी है, उसे प्राप्ति चाहिए, जैसे कि जो सब्जी का है उसमें उसको स्रोत मिले, तो ऐसी कौन सी सब्जी है जो खनिज लवण उसमें प्राप्त होते हैं या उपलब्ध रहते हैं। तो ऐसी हरी वाली सब्जी होती हैं, जैसे सरसों का साग है, पत्ते वाली सब्जियां हैं जिसमें खनिज लवण उसमें प्राप्त होती हैं। तो क्या क्या है, सरसों का साग है, पालक है, मेथी है, बथुआ है, हरी धनिया है, पुदीना है, सलाद है आदि, ये सब में अच्छे स्रोत पाए जाते हैं किसके, खनिज लवण के। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी सब्जियों में जल का पानी कितने प्रतिशत होता है। जब हम हरी सब्जियां बनाते हैं तो हरी सब्जियों में और पानी पहले से जो उसमें ऑब्जर्व रहता है वो कितना % रहता है। तो जो हमारा ताज़ी सब्जियां हैं उसमें 75% सब्जियों में जल की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचार को किस प्रकार सुरक्षित रखना चाहिए। अचार को किस प्रकार हमें सुरक्षित रखना चाहिए, तो उसका उत्तर देखते हैं। अचार का मसाला तैयार कर लेने के बाद उसमें थोड़ा सोडियम बेंजोएट डाल दीजिए, या अधिक समय तक धूप में रखने से भी अचार सुरक्षित रहता है। नमक व तेल की मात्रा ठीक होने से। जब हम अचार बनाते हैं तो उसमें ये सोडियम बेंजोएट एक तरह लिक्विड होता है, इसे डालने से क्या होता है, अधिक समय तक हमारा अचार चलता है, और इससे हम धूप दिखा देंगे तो भी सुरक्षित रहता है। नमक और तेल ठीक मात्रा होने से भी, अगर अचार है तो उसमें नमक और तेल की मात्रा अधिक है तो भी खराब अचार नहीं होता है, अचार को हम सुरक्षित रख सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, स्टार्च किन किन सब्जियों से प्राप्त होता है। स्टार्च हमें किन किन सब्जियों से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर होता है जड़ों और गांठ वाली सब्जियां होती हैं उसमें हमें स्टार्च अच्छी मात्रा में मिल जाती है, जड़ों और गांठ वाली सब्जियों में। आगे चलते हैं, मुरब्बा किन किन फलों का बनाया जाता है। मुरब्बा कुछ ऐसे फल होते हैं जिससे बनाए जाते हैं। तो ऐसे कौन से फल होते हैं जिससे मुरब्बा बनाए जाते हैं, तो आम है, गाजर है, पेठा है, आंवला है, बेल है आदि, इन सभी का मुरब्बा बनाया जाता है। मुरब्बा के लिए आप प्रकार किस प्रकार का फल लेंगे। मुरब्बा के लिए आप किस प्रकार का फल लेंगे। इसका उत्तर है, मुरब्बा के लिए फल अधिक पके ना हो, दागी भी ना हो। मुरब्बा के लिए जब हम फल लेंगे तो इसमें क्या ध्यान देना चाहिए, तो वो अधिक पके भी ना हो और वो उसमें दागी लगे ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को गोदते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। फलों को गोदते समय जब हम मुरब्बा बनाते हैं उस फल में छोटा छोटा छेदा करते हैं, गोदते हैं, मतलब उसका एक आता है उपकरण, वो गोदने वाला उसे गोदते हैं। तो गोदते समय किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए, तो साबुत फलों को गुठली तक गोदना चाहिए। जैसे जो हमारे खड़े फल होते हैं जो अंदर गुठली होती है, उस ऐसा गोदा जाए उसमें कि वो जो अंदर गुठली है वहाँ तक वो जो उसका उपकरण है या लकड़ी है वहाँ तक पहुँचे गोदने से। और उसके बाद है, गोदने के लिए स्टील या लकड़ी का कांटा होना चाहिए। जो कांटा, हाँ, ये मार्केट में मिलता है स्टील का, और कभी कभी कुछ लोग लकड़ी का भी यूज कर लेते हैं। तो ये सब गोदने के उपकरण हैं। और आगे है, गोदने के बाद फलों को तैयार किए घोल में डाल देना चाहिए। उसको छोटा छोटा छेदा करने के बाद, गोदने के बाद क्या करना चाहिए, उसे फल को तैयार ये जो घोल होता है, चीनी की चाशनी जो घोल होता है उसमें डाल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने के घोल में कौन सा फल भिगोया जाता है।
हम जब मुरब्बा बनाते हैं तो ऐसा कौन सा फल है जो चूने के घोल में भिगोते हैं? तो ऐसा कौन सा फल है जो चूने के पानी में भिगोते हैं या घोल में भिगोते हैं? तो आम है, गाजर है और पेठा है। आम, गाजर था पेठा, ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, चूने के पानी में हम इसे भिगोएंगे, मतलब चूने के घोल में इसे हम भिगोएंगे मुरब्बा बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। नमक के घोल में कौन सा फल भिगोया जाता है? मुरब्बा बनाने के लिए कुछ फलों को चूने के पानी में घोला जाता है, मतलब भिगोया जाता है। कुछ फलों को, मतलब मुरब्बा बनाने कुछ फलों को नमक के पानी में घोला जाता है। और इसमें जो नमक के पानी में घोला जाता है वो क्या है? आम है तथा खट्टे सेब भिगोए जाते हैं। आम और खट्टे सेब भिगोए जाते हैं नमक के घोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिटकरी के घोल में कौन से फल भिगोए जाते हैं और उनसे मुझे लाभ क्या होता है? जो फिटकरी का घोल होता है उसमें कौन से फल भिगोएंगे मुरब्बा बनाने के लिए, और अगर हम भिगोएंगे तो उससे मुझे लाभ क्या होगा? तो फिटकरी के पानी में हम कसैले फल, जो ज़्यादा कसैला फल होता है उसको भिगोएंगे, इसलिए उसका कसैलापन निकालने के लिए हम फिटकरी के पानी में उस फल को भिगोएंगे। आगे क्वेश्चन है, मुरब्बे में चीनी का प्रतिशत क्या होता है? जब हम मुरब्बा बनाते हैं तो जो हमारी चीनी की क्वांटिटी होती है वो कितने परसेंट होना चाहिए? तो 80% होना चाहिए। मुरब्बा बनाने के समय ये ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो चीनी है, मतलब जो चीनी है, चाशनी है, वो 80% होना चाहिए। मुरब्बे में चीनी किस अनुपात में डालते हैं? 1 किलो फल में 1.5 किलो चीनी डालते हैं। इसका ये रेशियो है। अगर मुझे मुरब्बा बनाना है, अगर हम मुरब्बा बना रहे हैं तो 1 किलो मेरा फल है, 1.5 किलो हमको चीनी डालना है। ये इसका अनुपात है मुरब्बा बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के चाशनी में रवे न पड़ने के लिए क्या डालते हैं? तो चीनी के चाशनी में रवे न डालना चाहें उसके लिए हम क्या डालते हैं? तो चीनी में साइट्रिक एसिड डालने से दाने नहीं बनते हैं और चीनी साफ़ हो जाती है। जब उसकी हम चाशनी तैयार करते हैं तो उसमें उसको साफ़ करने के लिए हम साइट्रिक एसिड होता है वो डाला जाता है, और उसके जो ऊपर वाइट वाइट बूंदे बूंदे होती हैं उसे निकाल लिया जाता है, और उसके बाद निकालने से क्या होता है कि चाशनी फ्रेश हो जाती है, जिससे कहते हैं जैसे चाशनी का जो माड़ी होता है वो निकालने के लिए हम यूज करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइट्रिक एसिड चीनी में कितना डालते हैं? जो साइट्रिक एसिड है चीनी में हम कितना डालते हैं कि उसका जो माड़ी है ये हो जाए तो चीनी साफ़ हो जाए? तो 1 किलो पानी में 4 या 5 ग्राम डालते हैं। एक रेशियो है, 1 किलो पानी में 4 या 5 ग्राम हम साइट्रिक एसिड डालते हैं। इससे क्या होता है, हमारी चीनी साफ़ हो जाती है। रवा कैसे बनाया जाता है? रवा कैसे बनाया जाता है? तो चीनी की चाशनी को पकाते पकाते जमने के लायक हो जाए तब समतल बर्तन में खोल कर रखे रवे बना लिए जाते हैं। खोट कर रवे बना लिए जाते हैं। चाशनी को इतना ज़्यादा पकाया जाता है जब तक वो जमने न लगे। जब जम जाता है तो उसे समतल बर्तन में उसको क्या किया जाता है, फैला दिया जाता है, और फैलाने के बाद रवे बना लिए जाते हैं। रवे का प्रयोग किन किन वस्तुओं में किया जाता है? तो जो रवा तैयार होता है उसका प्रयोग किन किन वस्तुओं में होता है? तो सूखा मुरब्बा बनाने में, बेसन के लड्डू, पेड़ा आदि में। ये जो रवे होते छोटे छोटे चीनी के कण हो जाते हैं। ज़्यादा सी चाशनी पकाने से ये जो रवे होते हैं, मतलब रवे तैयार हो जाते हैं, मतलब छोटे छोटे चीनी के कण हो जाते हैं। उससे क्या क्या बनाते हैं? तो मुरब्बा, सूखा मुरब्बा बनाने के काम में आता है, और बेसन के लड्डू, पेड़ा आदि हम उस रवे से बना सकते हैं। जैम किसे कहते हैं?
जब हम जैम बनाते हैं तो जैम हम किसे कहते हैं और किससे बनता है, फल के गूदों से या फलों से। देखते हैं जैम कैसे किसे कहते हैं। तो जैम फलों के गूदों तथा चीनी मिलाकर गाढ़ा हलवा की तरह बना लेते हैं, उसे जैम कहते हैं। जैम बनाने के लिए हमें फलों के गूंदे और चीनी मिलाकर उसे हलवा जैसा गाढ़ा पका लिया जाता है, उसे हम जैम कहते हैं। और जो जैम बनाया जाता है ये पारदर्शिता होना चाहिए, ये इसकी पहचान है। फलों के गूदों को पकने के बाद चीनी डालते हैं। अगर मेरा जब भी जैम तैयार हो जाता है, इसकी क्वालिटी परखने के लिए हम ये देखते हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, मतलब झलकना चाहिए। जैम किन किन फलों का बनाया जाता है, आगे देखते हैं जैम किन किन फलों का बनाया जाता है। तो जैम सेब, अनानास, रसभरी तथा मिश्रित जैम में कई फलों मिलाकर बनाते हैं। जैम बनाने के लिए और अन्य फलें होती हैं, इसमें कुछ बताया गया जैसे अनानास, सेब, रसभरी और मिश्रित जैम। मिक्स भी जैम बनाया जाता है तो और मिक्स फलें होती हैं। अगर अलग अलग हो, अलग अलग फलों का यूज होता है। इसमें कुछ है फल, सेब, अनानास, रसभरी और मिश्रित जैम बनाने के लिए कुछ फल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैम में चीनी किस अनुपात में मिलाते हैं। जैम में चीनी किस अनुपात में मिलाते हैं, तो मुरब्बा बनाने के लिए 1 किलो में, मुरब्बा बनाने के लिए हम 1 किलो फल में कितना चीनी लेते थे, 1.5 kg। लेकिन जब जैम बनाएंगे तो 1 किलो फल में हमें कितना चीनी लेना है, 750 ग्राम चीनी डालेंगे 1 किलो फल में जैम बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैम बनाने की क्या पहचान है। जब हम जैम बनाते हैं तो उसकी क्या पहचान है कि मेरा जैम तैयार हो गया है, तो इसका उत्तर देखते हैं। जब गूदा और पानी बिल्कुल एक में मिल जाए, जब गूदा पानी एक में बिल्कुल मिल जाए और किसी प्लेट में रख कर तिरछा काटने पर पानी का अंश बिल्कुल न निकले तो समझना चाहिए कि जैम तैयार है। इसका ये पहचान है कि जब हम पानी और गूदा और पानी को बिल्कुल एक में मिल जाए, जब गूदा और पानी इतना ज़्यादा फेंट ले जाए कि एकदम मिल जाए और प्लेट पर फैलाने के बाद उसे जमा कर तिरछा काटने पर अगर पानी निकल रहा तो सही तरीके से वो तैयार नहीं है, अगर उसमें से पानी नहीं निकल रहा है तो सही तरीके से जैम तैयार है। आगे क्वेश्चन है जैम कितने डिग्री पर जमता है। जैम जमाने के लिए जैम को हम जमाते हैं, तो जैम को कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे जमाते हैं, तो जैम 222 फ़ारेनहाइट डिग्री पर जमाते हैं। कितने फ़ारेनहाइट पे, जैम को जमाने के लिए 222 डिग्री फ़ारेनहाइट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैम की शीशियों में मोम क्यों डाला जाता है। जब जैम बनाकर जब हम लोग जैम की पैकिंग करते हैं तो उस शीशियों में मोम क्यों डालते हैं, तो मोम डालने से क्या होता है कि शीशियों में हवा जाने का डर नहीं रहता है और उसमें नमी नहीं पहुंचती है और वह ख़राब नहीं होता है। सिंपल सी बात है कि किसी चीज़ को हम लंबे समय तक पैक रखेंगे तो उसमें एयर कंडीशनर होना चाहिए, मतलब हवा नहीं जाना चाहिए। इसके लिए हम मोम का यूज करते हैं। तो वो जो शीशी होती है उसमें मोम लगा लिया जाता है, इसीलिए कि उसमें हवा ना जाए और वो नमी ना रहे, उसमें नमी ना पहुँचे और वो जल्दी ख़राब ना हो। आगे क्वेश्चन है जेली और जैम में क्या अंतर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये हमेशा पूछता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया जैम और जेली में क्या अंतर है। तो जैम क्या होता है, ये फल के रस से बनती है और जेली क्या होता है, फल की गूदे से बनता है। जेली फल के रस से बनता है, जैम क्या होता है, गूदे के रस से बनता है। जैम गूदे के रस से बनता है। एक मिनट, जेली और जैम में क्या था, जेली फलों के रस से बनता है, जैम गूदे से बनता है। इसमें रस से नहीं बनता, जैम गूदे से बनता है। बस जेली क्या होता है, उसके फल के रस से बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किन किन फलों की बनाई जाती है जेली। तो जेली किन किन फलों से बनाई जाती है देखते हैं। उन्हीं फलों की जेली बनाई जाती है जिसमें पेक्टिन पाया जाता है। जेली भी बनाने के लिए उन फलों को चूज किया जाता है जिसमें पेक्टिन पाया जाता है, जैसे कत्था, लाल करौंदा, कैथा, लाल करौंदा, सेब, अमरूद, ये सब क्या होते हैं, इसमें पेक्टिन पाए जाते हैं। इसलिए इन फलों को पसंद किया जाता है, इन फलों को चूज किया जाता है पेक्टिन बनाने के लिए, अरे जेली बनाने के लिए। पेक्टिन क्या है? पेक्टिन एक पदार्थ है जो छिलके के नीचे पाई जाती है। यह पदार्थ जेली जमाने में सहायक होता है। जेली को जमा के बनाया जाता है, तो ऐसे फलों का यूज होता है जो जमे। और जो जब जिस फलों में पेक्टिन नामक पदार्थ होता है वही फल जमेंगे, सिंपल सी बात है। पेक्टिन क्या है? पेक्टिन एक पदार्थ है जो छिलकों के नीचे पाई जाती है। यह पदार्थ जमाने में सहयोग देता है या सहायता करता है। तो ऐसे ही फल है कैंथा, लाल करौंदा, सेब, अमरूद, ऐसे ये फल, इसमें पेक्टिन पाया जाता है। यह जमने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ग्रेड की पेक्टिन में कितनी चीनी डालते हैं। अगर मुझे ए ग्रेड की पेक्टिन बनाते हैं, हर एक ऐसी खाने वाली वस्तुएं होती हैं उसमें ग्रेड लगाया जाती है, ए ग्रेड बी ग्रेड के हिसाब से बनते हैं। तो जो हम ए ग्रेड की जो पेक्टिन बनाई जाती है, ए ग्रेड की पेक्टिन में कितनी चीनी डालते हैं, तो उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए चीनी की। तो ए ग्रेड के चीनी जो पेक्टिन बनाए जाते हैं तो उसमें 1 किलो रस में 900 ग्राम चीनी डालते हैं। इसमें चीनी की मात्रा बढ़ा देते हैं ए ग्रेड की पेक्टिन में। बी ग्रेड की पेक्टिन में कितनी चीनी डालते हैं। अब देखिए इसमें ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड में बांट दिया गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वालिटी में बांट दिया गया है। ए ग्रेड की जो क्वालिटी होती है, ए ग्रेड की जो पेक्टिन होती है उसमें 1 किलो रस में 900 ग्राम चीनी डालते हैं। बी ग्रेड की जो पेक्टिन तैयार होती हैं उसमें 600 से 700 ग्राम तक चीनी डालती हैं 1 किलो में। और जब सी ग्रेड की पेक्टिन होती है तो इसमें क्या होता है, पेक्टिन की जेली नहीं बनती। सी ग्रेड में पेक्टिन की जेली नहीं बनती है, सिर्फ ए और बी ग्रेड में पेक्टिन की जेली बनती है। ए ग्रेड में क्या होता है, 1 किलो रस में 900 ग्राम चीनी डालते हैं। और बी ग्रेड के पेक्टिन में क्या होता है, 600 से 700 तक चीनी डालते हैं। बी ग्रेड में चीनी की क्वांटिटी कम कर देते हैं, लेकिन ए ग्रेड में चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा कर देते हैं। 1 किलो के ही रेशियो पर होता है ये। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आदर्श जेली किसे कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि आदर्श जेली किसे कहते हैं, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि आदर्श जेली किसे कहते हैं, तो आदर्श जेली कहते हैं पारदर्शक हो। जेली पारदर्शक हो, जेली काटने पर चाकू चम्मच में न चिपके, शीशी को उल्टे करने पर जेली न गिरे, ये आदर्श जेली की पहचान है। आदर्श जेली की पहचान हम कैसे करेंगे, जेली पारदर्शिता पूर्वक हो और जेली को काटने से चम्मच में या चाकू में जेली ना चिपके और शीशी उल्टे करने पर जेली ना गिरे, ये आदर्श जेली का पहचान है या इसे आदर्श जेली कहते हैं। सी ग्रेड की नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ग्रेड की पेक्टिन तो उसे जेली जमाने योग्य कैसे बनाया जा सकता है। अगर मुझे सी ग्रेड की पेक्टिन बनाना है तो उसको हम जमाने के लिए क्या कर सकते हैं कि वो सी ग्रेड की पेक्टिन तैयार हो। अभी उत्तर हम जानते हैं। अभी आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगर सी ग्रेड की पेक्टिन है तो उसे जेली जमाने योग्य कैसे बनाया जा सकता है। इस रस को थोड़ी देर पकाकर बी ग्रेड की कर लेनी चाहिए ताकि जेली जम जाए। इसमें क्या होता है, रस को तो अधिक समय तक पकाया जाएगा, अधिक समय तक पका लिया जाएगा, बी ग्रेड तक कर लेनी चाहिए, फिर जेली क्या होती है वो जम जाएगी। जेली का प्रयोग कैसे करते हैं, डबल रोटी, बिस्किट आदि में लगाकर खाते हैं। जैसे जेली बनाने के बाद अगर इसका प्रयोग किसी को ना पता हो कि जेली का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और कैसे करेंगे,
तो बताया गया है कि जेली का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, जैसे डबल रोटी, रोटी में लगा खा सकते, बिस्किट में लगा खा सकते, आदि तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। मार्मलेट किसे कहते हैं? क्वेश्चन पूछता है कि मार्मलेट क्या है या किसे कहते हैं। इसका आंसर देखते हैं। मार्मलेट भी जेली ही है, मार्मलेट को भी जेली ही कहा जाता है, ये इंग्लिश जेली कहते हैं। मतलब कि मार्मलेट जो भाषा है ये इंग्लिश में कही जाती है, जेली को ही। इसमें संतरे के छिलके के लच्छे डाले जाते हैं। मार्मलेट भी एक तरह की जेली है, इसे इंग्लिश में जेली कहते हैं और हिंदी में मार्मलेट कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें संतरे के छिलके के लच्छे डाले जाते हैं मार्मलेट में। मार्मलेट किन किन फलों का बनाया जाता है? मार्मलेट किन किन फलों का बनाया जाता है? तो मार्मलेट पेक्टिन युक्त फल जैसे संतरा, इसमें भी पेक्टिन होना जरूरी है, जैसे संतरा, चकोतरा, मौसमी व हजारा आदि से बनाया जाता है।